दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी पॉलिटी। इसमें जो है 31 लेक्चर हो चुके हैं। आज 32वां लेक्चर होगा जिसमें मुख्यमंत्री को हम लोग करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री होता है ये संवैधानिक पद होता है आर्टिकल 164 के अंतर्गत। ठीक है, कई संस्थानों का पदेन ये अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, जैसे कि राज्य योजना बोर्ड का, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है, और इसका जो है राज्य परिषद का सदस्य होता है ये, और नीति आयोग के संचालन परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, इसकी अहर्ता क्या है, चाहे इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो अगर इसकी नियुक्ति, इसको हटाना है, इसका इस्तीफा और शपथ सभी राज्यपाल करता है। अहर्ता ये होती है कि ये भारत का नागरिक हो, न्यूनतम एज इसकी 25 वर्ष हो। ठीक है, कितनी हो? 25 वर्ष। लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल के किसी भी एक सदन का ये सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसकी न्यूनतम उम्र क्या होगी? अगर विधानसभा विधान परिषद में है तो 25 और 30, तो सबसे न्यूनतम में आ गई 25। ठीक है, और इसका मैक्सिमम जो एज है वो निश्चित नहीं है, मैक्सिमम एज इसका निश्चित नहीं है। और जो इसके कार्य हैं वो पीएम के ही तरह कार्य हैं, इसकी शक्तियाँ भी पीएम की तरह ही है। अब यहाँ पे है डिप्टी, जो पीएम होता है वैसा ही कार्य होता है डिप्टी सीएम का, यानी कि उप मुख्यमंत्री का। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री, ठीक है, बल्कि संविधानोत्तर पद है। फर्स्ट जो बने थे वो कौन थे? तो वो थे वीपी पटेल थे। और 7th कौन बने थे? तो ये बने लालकृष्ण आडवाणी। ये मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं। इनके पास इस पद के रूप में कोई विशेष शक्ति नहीं होती है और ना ही कोई वेतन भत्ता मिलता है। अगला जो है वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। महान्यायवादी का अटॉर्नी जनरल कहते हैं। संवैधानिक पद है ये, और आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी आता है। सरकार का पूर्वकालिक अधिकारी नहीं होता है ये, क्योंकि यह निजी केसों की भी सुनवाई कर सकता है। अगर ये चाहे तो निजी केसों की भी सुनवाई कर सकता है महान्यायवादी, इसलिए ये पूर्वकालिक सदस्य नहीं होता है। अगर महान्यायवादी की बात करें, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, प्रथम विधि अधिकारी है, प्रथम विधि परामर्शदात्री भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी को हटाना, या महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत है, ठीक है, या इसका वेतन यानी कि पारिश्रमिक, या ये सारी चीज़ निर्धारित होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है महान्यायवादी का। न्यूनतम अधिकतम एज भी इसका निश्चित नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अहर्ता रखता हो। अहर्ता इसकी क्या होगी? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अहर्ता रखता हो, या देश के किसी भी कोर्ट में केस की सुनवाई कर सकता है। देश के कोई भी कोर्ट में ये क्या कर सकता है? केस की सुनवाई कर सकता है, या देश के किसी भी कोर्ट में केस की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जो है लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में बैठक कर सकता है, बोल सकता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब ये दोनों सदन में बैठक कर सकता है लेकिन बोल सकता है, लेकिन ये सदस्य नहीं होता है। वोटिंग नहीं कर सकता है, सदस्य नहीं है तो वोटिंग नहीं करेगा। संसदीय समितियों का सदस्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये संसदीय समितियों का सदस्य जो है हो सकता है आर्टिकल 88 के थ्रू। तो हमने क्या देखा कि महान्यायवादी जो है प्रथम विधि अधिकारी होगा, इसको नियुक्ति हटाना और इसके वेतन भत्ते ये सब राष्ट्रपति तय करेंगे। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता, एज इसकी निश्चित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अहर्ता ये रखना चाहिए इसको। ये किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता, सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन समिति का सदस्य हो सकता है, या किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है, इसलिए पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है क्योंकि ये देश में निजी केसों की भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, संसदीय प्रक्रियाओं में ये भाग ले सकता है, किसी भी संसदीय प्रक्रियाओं में ये भाग ले सकता है। इस संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, और इसे संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त है आर्टिकल 105 के थ्रू। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है ये संवैधानिक हो गया। इसके नीचे कौन? सोलिसिटर जनरल आ जाता है, फिर एडिशनल सोलिसिटर जनरल आ जाता है। तो इसी तरह से जो है ये पदावली बनी हुई है, जहाँ पे अटॉर्नी जनरल तो संवैधानिक पद है, लेकिन जो सोलिसिटर जनरल है ये संवैधानिक पद नहीं है। केंद्र सरकार का द्वितीय विधि अधिकारी ये माना जाता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति की स्वीकृति द्वारा ही होती है। पीएम की जो एक मंत्रिमंडल है उसके तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं।
आगे जो है वो है अधिवक्ता। अधिवक्ता के लिए क्या कहा गया है, तो अधिवक्ता के लिए सबसे पहले जो है एक आया था एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति एडवोकेट तब कहलाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में होगा। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें सभी स्टेट बार काउंसिल का एक सदस्य होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, तो इसमें सभी स्टेट बार काउंसिल का एक सदस्य होता है, महान्यायवादी होता है और फिर वही सॉलिसिटर जनरल होता है। इसमें इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, शिक्षा के मानक तय करता है, विधि शिक्षा के, अधिवक्ता के पेशेवर आचरण को तय करता है और विधि महाविद्यालयों को मान्यता देता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। और क्या करता है, यह संघ सरकार के विधेय पर वैधानिक राय भी देता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एडवोकेट, जो एडवोकेट होता है ना, इसमें कौन सम्मिलित होता है, तो इसमें जो है ना, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, ठीक है, या नॉन लिटिगेटिंग एडवोकेट जो होते हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफिसर्स, लॉ प्रोफेसर्स इसमें आ जाएंगे, ये सब अधिवक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे और इसको मान्यता एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है महान्यायवादी। महान्यायवादी के ऊपर में जो महान्यायवादी थे उसी के कार्य यहाँ पे हैं। ठीक है, महान्यायवादी के कार्य अगर देख लें तो ये क्या करता है, केंद्र सरकार को विधिक परामर्श देना। राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर परामर्श ले सकता है, यानी कि ये परामर्शदात्री है। राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर परामर्श ले सकता है। संविधान और विधि द्वारा तय किया गया कोई कार्य, ऐसा कोई कार्य संविधान या विधि द्वारा है, इसमें परामर्श दे सकता है। अब क्या है, महान्यायवादी की भूमिका क्या है, तो महान्यायवादी संवैधानिक व विधिक मामलों में केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होता है। यह भारत के किसी भी कोर्ट में केस की सुनवाई कर सकता है। इस तरह न्यायालय में इसका प्रतिनिधित्व होता है और यह संघ सरकार के विधेयकों पर वैधानिक राय भी देता है। ठीक है, और क्या करता है, तो यह सरकार का अधिवक्ता नहीं माना जाता बल्कि संविधान का निष्पक्ष व्याख्याकार भी माना जाता है। अधिवक्ता तो है ही लेकिन निष्पक्ष व्याख्याकार भी माना जाता है। ठीक है, जिसमें इससे अपेक्षा की जाती है कि यह सरकार को कानूनी सलाह देते समय संविधान, मौलिक अधिकार व लोकहित को प्राथमिकता दे। लेकिन व्यावहारिकता में कई बार इसकी निष्पक्षता के प्रश्न भी खड़े हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 के मामले में। ठीक है, आर्टिकल 370 के मामले जैसे यूएपीए जैसे सख्त कानून के लिए भी देख सकते हैं और नागरिकता संशोधन कानून, इन सभी पे इसकी निष्पक्षता पे सवाल उठे हैं। अब यहाँ पे है आलोचनात्मक पक्ष क्या है, महान न्यायवादी के, महाधिवक्ता के आलोचनात्मक पक्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है, जिस कारण स्वतंत्रता सीमित हो गई है इसकी। यह निजी केस भी लड़ सकता है, जिस कारण क्या है, पूर्ण अधिकारी नहीं है ये। इससे हितों का टकराव भी आ सकता है। यह संसद में बोल सकता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। अगर महान्यायवादी के लिए सुझाव की बात करें तो सुझाव क्या होगा, महान्यायवादी पर स्वतंत्र पद नहीं है। महान्यायवादी पद जो है एक स्वतंत्र पद नहीं है, जिसके कारण इसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको स्वतंत्र किया जाए। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चयन समिति के माध्यम से होती है, यानी कि इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो चयन समिति के माध्यम से हो, इसका कार्यकाल निश्चित हो, हटाने की प्रक्रिया भी निश्चित हो, संस्थागत स्वायत्ता हो, इसकी संसद के प्रति जवाबदेहिता हो। अतः ज़रूरी है कि यह पद केवल सरकार के अधिवक्ता नहीं बल्कि संविधान का प्रहरी भी बने। ठीक है, अब एक प्रश्न है यहाँ पे मेंस का कि महान्यायवादी की स्वतंत्रता, संवैधानिक भूमिका को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। समसामयिक उदाहरण यानी कि करंट के जो उदाहरण है सहित व्याख्या कीजिए और मूल्यांकन करें। और प्रश्न है कि महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और वकील होता है, चर्चा कीजिए। तो ये दो प्रश्न हैं इस पे जिसको लिखना है। अगला जो है वो हमारा एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता क्या है देखते हैं। तो महाधिवक्ता पद जो है आर्टिकल 165 के तहत संवैधानिक पद है। यह केवल राज्य के किसी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। महाधिवक्ता जो है राज्य के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। महाधिवक्ता क्या होता है, प्रथम विधिक सलाहकार होता है किसका, राज्य सरकार का। और महान्यायवादी किसका होता है, संघ सरकार का।
इसकी नियुक्ति और हटाना राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति हटाना राज्यपाल के द्वारा होता है और पश्चात पर्यंत होता है। ये राज्यपाल के पारिश्रमिक भी इसका राज्यपाल ही तय करता है, इसका कार्यकाल और न्यूनतम एज इसकी भी फिक्स नहीं होती है। इसका अहर्ता हाई कोर्ट के जजों की अहर्ता रखता हो कम से कम ये, और राज्य विधायी समितियों का सदस्य हो सकता है। राज्य विधायी प्रक्रिया में भाग भी ले सकता है ये, ठीक है। आर्टिकल 88 और 89 के तहत यह समिति का सदस्य हो सकता है, प्रक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य विधायी विशेषाधिकार ये क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वहाँ पे महान्यायवादी के लिए क्या था कि ये भाग ले सकता है 88 के तहत, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे तो 177 के तहत ये क्या कर सकता है, अनुच्छेद 177 के तहत समिति का सदस्य हो सकता है, विधायी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। और 194 के तहत ये राज्य विधायी विशेषाधिकार इसको प्राप्त है। अब इसके कार्य देखें। राज्य सरकार को विधिक परामर्श देता है। ये क्या करता है, राज्य सरकार को विधिक परामर्श देता है। राज्यपाल को विधिक परामर्श दे सकता है संविधान विधि द्वारा तय किया गया कोई कार्य जो हो उसमें, ठीक है, संविधान के लिए या विधि द्वारा तय किया गया कोई कार्य के लिए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या कर सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, सलाह दे सकता है, किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और वोट नहीं दे सकता है। सेम इसका भी कंडीशन है। इसके लिए आलोचनात्मक पक्ष ये हो जाएगा कि निश्चित कार्यकाल नहीं है, इससे स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, सदन में बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता है। ये निजी केस लड़ सकता है तो पूर्णकालिक अधिकारी नहीं है। निष्पक्षता के प्रश्न सुझाव सरकार भी दे सकता है, सरकार की और इसकी झुकाव हो सकता है, तो ये निष्पक्षता पे प्रश्न खड़ा करेगा। अब यहाँ पे बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न था मेंस का। अगला जो है वो है राज्यपाल, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।